हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 15 जनवरी की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आमतौर पे ये सेशन देवेंद्र सर लेते हैं, पर किसी वजह से वो आज ये अटेंड नहीं कर पाए, तो चलिए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है कथक डांस के बारे में। अब जो कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि कथक डांस किस राज्य का बेसिकली एक पारंपरिक नृत्य है, किस तरह ये जो डांस फॉर्म है ये डेवलप हुई है और क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब सबसे पहली बात कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक बड़ी प्रचलित कथक डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला की मृत्यु हुई, जिसके बाद ये न्यूज़ में आया। तो उनके कई इंपॉर्टेंट डांस ड्रामा जैसे शान मुगल, इंद्र सभा, अमीर खुसरो, अंगमुक्ति, तो ये अगर आप नाम देखें तो इनसे आपको एक चीज़ पता लगती है कि ये एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं, शान मुगल या इंद्र सभा। तो वो इसलिए है क्योंकि कथक असल में ही खुद में एक फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म है कि कथक से आप ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कथा से। कथा मतलब होती है कोई कहानी, तो कथक असल में कथिका से डिराइव हुई है। कथिका यानी कथा का कहना, यानी एक स्टोरी को कहना। तो स्टोरी टेलर जो एक स्टोरी सुनाता है थ्रू म्यूजिक एंड जेस्चर्स, इट इज़ योर डांस फॉर्म कथक। और इसलिए काफ़ी प्रचलित हो कि आम लोग भी इसको समझ सकते थे। और ये जब भी डांस फॉर्म होती है तो किस म्यूज़िक के साथ होती है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में आते हैं। तो अगर मैं कथक की बात करूँ तो कौन सा म्यूज़िक बजता है जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है, तो वो है ध्रुपद म्यूज़िक। किसने इसको डेवलप किया, हाल के समय में मॉडर्नाइज किया, तो वो हैं लेडी लीला शोके, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ के लिए, इसके रिवाइवल के लिए। फिर कई फेमस डांसर्स हैं, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जो मेन प्रोपोनेंट है कथक के। ये एक कोर अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए कथक डांस के बारे में। इसके अलावा और भी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, आपको ये तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए किस राज्य से है और उसकी प्रमुख भंगिमाएं क्या हैं। जैसे भरतनाट्यम, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा, सत्तरिया फ्रॉम असम, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। इनकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, कभी बाद में मौका लगा तो हम क्लासिकल डांसेस डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं सवाल जो पहले पूछा गया था, विच रेफरेंस टू फेमस सत्तरिया डांस consider the following statements. Satriya is a combination of music, dance and drama. It is century-old living tradition of Vaishnavites of Assam. It is based on classical ragas and talas of devotional songs composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो सही हैं, कौन सी गलत हैं। पहली बात, सत्रिया क्या असम का डांस है? तो हाँ है। क्या ये वैष्णवाइज्ड ट्रेडिशन का डांस फॉर्म है? हाँ बिल्कुल ये भी है। लेकिन क्या ये क्लासिकल रागाज ताल पे बेस्ड है? और क्या तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के गानों पे ये बनाया गया है? इस पे आपको एक डाउट आएगा। तो ये 1 और 2 तो हो ही गया, तो सीधी सी बात है A और B ही आंसर होगा या फिर 1, 2 और 3 होगा। अब सवाल है तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, मुझे बताइए आप। और जो तीसरा स्टेटमेंट हम देखें वहाँ पे बात हो रही है तुलसीदास, कबीर और मीराबाई की। तो हमें पता है शंकरदेव प्रमुख रूप से वो व्यक्ति हैं जिनकी कंपोजिशन पे सत्रिया डांस फॉर्म होती है। पर जब ये फॉर्म इवॉल्व हुआ तो हम देखते हैं जो अलग और वैष्णवाइट्स हैं जैसे तुलसीदास, कबीर या मीराबाई, इनके जो कंपोजिशन है उसका भी इस्तेमाल शायद इसमें किया जाने लग गया। तो इसलिए 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर लगता है। लेकिन काफ़ी इसके ऊपर विवाद था कि क्या हम इनको ऐड करेंगे इसमें या नहीं ऐड करेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये तीनों लोग जो हैं इनकी कंपोजिशन डायरेक्टली क्लासिकली इसमें फॉर्म नहीं करती है, लेकिन बाद में जैसे डांस फॉर्म इवॉल्व हुआ तब इसको अडॉप्ट करने लग गए। तो इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो सकता है। तो थोड़ा डाउट था पर ये इसकी क्लैरिटी थी। तो हमें समझना ये है कि क्या पूछा गया आपसे कि क्या वैष्णवाइट्स लोग इसको फॉलो करते थे या नहीं करते थे, शवाइट्स तो फॉलो नहीं करते थे। तो जब भी आप डांस फॉर्म कर रहे हैं तो कौन उसको कैटेगोरिकली फॉलो करता है, किस राज्य का वो डांस फॉर्म है और क्या उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। तो लोक अदालत को लेकर नालसा ने हाल ही में बताया है कि लोक अदालत का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा अब जो पेंडिंग केसेस हैं अगर वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे। तो यानी एक तो तरीका होता है कोई भी अगर लीगल विवाद है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन कई ऐसे विवाद हैं जो बेकार में ही जाके कोर्ट में अटके रहते हैं सालों सालों तक, जैसे ज़मीनी विवाद हो गया या फिर कुछ छोटे मोटे झगड़े हो गए पारिवारिक, जिन पे कोर्ट केस कर दिया जाता है और वो कोर्ट की पेंडिंग लिस्ट में सालों तक पड़े रहते हैं। तो उनके लिए या फिर कई और मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू जो लीगल बॉडीज़ है वो चाहती हैं उनको बिना समय लगाए, बिना कोर्ट का भी वक्त जाए कि उनको और क्या तरीके हो सकते हैं उनके द्वारा सॉल्व किया जाए। तो इसी में लोक अदालत काफ़ी प्रचलित हुई है। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, जो कि किस प्रिंसिपल बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल पे। अब देखिए लोक अदालत मतलब सीधी सी बात लोगों की अदालत होगी जहाँ पर जो लिटिगेशन या पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं वो आके सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चंस यहाँ ऐसे बन सकते हैं, क्या लोक अदालत के जो वर्डिक्ट होता है, क्या जो सुनाते हैं फैसला, इसके खिलाफ आप कहीं अपील कर सकते हैं क्या? तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अपील होती ही होगी, पर नहीं। लोक अदालत को सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है और इसका जो भी फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। आप लोक अदालत के केस के
जजमेंट के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। हाँ, लोक अदालत के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप सिविल कोर्ट जाइए, पूरा प्रोसीजर करिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फैसला है उसके खिलाफ अपील नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोक अदालत असल में एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एक फोरम है जहां पर लोग आसानी से आके अपने विवादों को सुलझा सकते हैं। और सबसे पहले ये गुजरात में शुरू हुआ था। और एक और सवाल है, क्या इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है? तो वर्तमान में इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। और लोक अदालत में एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, सोशल वर्कर होते हैं और एक लॉयर होता है जो इनको काम करते हैं। और नालसा जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो प्रमुख रूप से लोक अदालत को कंडक्ट करती है अपने साथ और इंस्टीट्यूशंस को मिला के। तो कौन कंडक्ट कर रहा है, कहाँ कंडक्ट कर रहा है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, और क्या दर्जा इसको मिला हुआ है? तो सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। जो भी ये फैसला देती है उसको डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट माना जाता है। तो इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते किसी हायर कोर्ट में, लेकिन आप दोबारा जाके लिटिगेट कर सकते हैं किसी और कोर्ट में जाके, अगर आपको करना है तो शुरुआती रूप से। 2002 में लीगल सर्विसेज अमेंडमेंट अथॉरिटीज एक्ट को अमेंड किया गया था ताकि देश में परमानेंट लोक अदालत बन सके, तो वो भी स्थापित हो चुकी हैं। ये बात हो गई लोक अदालत की। नालसा भी चाहता है कि इनका अब इसमें और ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़े रिजोल्यूशन में। अब किस तरह के केस नॉर्मली ये डील करते हैं? तो छोटे मोटे ज़मीन के विवाद हो गए, फैमिली डिस्प्यूट हो गए, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मोटर एक्सीडेंट का क्लेम हो गया, इंश्योरेंस क्लेम कुछ छोटे मोटे हो गए, और जो ज़्यादा सब्सिडीज नहीं है वो। तो खास बात यह है कि लोक अदालत की कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, तो ये सस्ता भी पड़ता है लोगों को। और अगर आप किसी कोर्ट में थे, केस चल रहा था और बाद में आके आपका केस जो है वो लोक अदालत में ट्रांसफर हुआ और वहाँ जाकर इसको सॉल्व किया गया, तो जो आपकी कोर्ट फीस थी आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये बात हो गई लोक अदालत की। और अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में है क्योंकि जो इंडिया के आर्मी जनरल है मनोज नरवाणे, उन्होंने कहा है कि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान ये माने कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है वहाँ पर, उसके हिसाब से फिर कभी जाकर हम सियाचिन को डीमिलिटराइज करने को लेके हम तैयार हैं। असल में सियाचिन की डीमिलिटराइजेशन मतलब वहाँ से सेना वापस बुलाना और उस रीजन को में मिलिट्री को हटा लेना, दोनों तरफ से, ये होता है डीमिलिटराइजेशन। सवाल ये है कि सियाचिन को लेकर विवाद क्यों है? सियाचिन की लोकेशन पहले देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ आपको दिख रही है, ये वाली, ये ऊपर जो हिस्सा है ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया। इधर बाल्टिस्तान पीओके का रीजन आता है, इधर अक्साई चीन है, चाइना का हिस्सा, चाइना ने कब्जा वहाँ कर रखा है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है और दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड, क्योंकि ग्लेशियर है असल में एक, जिसके ऊपर भारतीय सेना वहाँ पर है। और ये असल में इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत किया था, उसके अंतर्गत इन्होंने उस ग्लेशियर पे कब्जा किया था। तब से वहाँ पे आर्मी है इंडिया की, और उनके बदले में वहाँ पे कुछ हद तक अपनी साइड से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी खड़ी कर रखी है। तो इस वजह से वहाँ अक्सर फौजियों की जान चली जाती है, क्योंकि कई बार अवलांच आ जाते हैं, हिमस्खलन जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही कठिन टेम्परेचर है, बहुत -26 -46 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और कहा जाता है कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू वैसी नहीं है कि इस ज़मीन से कुछ मिल रहा हो किसी को, या कोई बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया या पाकिस्तान को मिल रहा हो वहाँ लड़ने से। तो कहा जाता है कि इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे एक पीस स्तूपा बनाया जा सकता है, शांति का प्रतीक। लेकिन विवाद यह है कि भारत को जब मेघदूत हुआ था तब भी ये बात थी कि पाकिस्तान सियाचिन को कब्जा करना चाह रहा था। उसको रोकने के लिए भारतीय आर्मी ने चढ़ाई की थी और पाकिस्तान के पहुंचने से पहले खुद वहां पहुंचकर उस ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ हमारे आसपास की चीज़ें क्या होती हैं कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ है। तो सियाचिन ग्लेशियर असल में ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है, और जो फेमस पॉइंट है वो है NJ 9842 ये, और जहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान साइड की स्टार्ट होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन सी रिवर आसपास बह रही है। श्योक की बात हो गई, कौन सा रिज आसपास है, तो साल्ट्रो रिज है जो इसके वेस्ट में है, और काराकोरम रेंज इसके ईस्ट में है। अब क्योंकि हाल ही में चाइना के साथ भी विवाद हुआ था, तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल्ट्रो रिज सिया केगरी पीक से आता है, और यहाँ पर जो एक मेन जो इसका पानी है जो इस ग्लेशियर से निकलता है वो पहुँचता है नुब्रा रिवर में, और नुब्रा रिवर से फिर वो जाके श्योक रिवर में जाता है, श्योक रिवर जाके फिर इंडस में मिलती है। यानी आपकी पूरी रिवर सिस्टम में एक बड़ा रोल है इस ग्लेशियर का। तो यहाँ से कौन सी रिज है, साल्ट्रो रिज, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा बाय द वे, नुब्रा वैली के किस साइड है ये मुझे बताइए आप। काराकोरम रेंज के ईस्टर्न साइड में है, तो क्यों है, कहाँ पर है लोकेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस लोकेशन के बारे में। और सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये इन टर्म्स ऑफ ग्लेशियर नॉन पोलर एरियाज़ में, और ऑब्वियसली दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड इसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, सियाचिन और सरक्रीक एक और जो रीजन है जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, कि ये इजीली सॉल्वेबल है अगर इंडिया पाकिस्तान चाहे तो। इसके बाद बात आती है इंडिया यूके
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो इंडिया और यूके ने अभी तक नेगोशिएशन दोबारा स्टार्ट करी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। कहानी ये है कि यूके जो है ब्रेग्जिट से के बाद यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है, उनको भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करना है, देखना है कोई बड़े मार्केट वो जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए। इंडिया के साथ समस्या ये है कि इंडिया आरसेप की नेगोशिएशन का पार्टी था, लेकिन इंडिया आरसेप ज्वाइन नहीं कर पाया, और इंडिया के एफटीए ना ही ईयू के साथ ढंग के हो पाए हैं, ना ही किसी बड़े रीजनल पार्टनर के साथ हो पाए हैं। तो इन दोनों देशों के पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों के पास मार्केट है, इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी है कि अपने अपने साथ में वो एफटीए करें, ट्रेड बायलैटरल डील्स को बढ़ाए, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाए, और इनका एम है बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $100 बिलियन तक पहुंचाना 2030 तक। ये इंडिया और यूके का एक प्रोजेक्ट है। तो इसके तहत एक इंटरिम एफटीए साइन होगा पहले, और जिसके तहत फिर जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी तो उसके बाद और एफटीए साइन किए जाएंगे। अब सवाल ये इससे होगा क्या, इससे टैरिफ लिबरलाइजेशन होगा कि टैरिफ जो है, जो दर है जो चीज़ों पे लगती है वो कम की जाएंगी 60 से 65% तक, और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट होगा ऑन फार्मा, क्योंकि फार्मा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है या फिर जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो उन दवाइयों को बहुत कम दरों पर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर इनको एक्सेस मिल पाए ब्रिटेन जैसे मार्केट का, तो इंडियन फार्मा कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो ब्रिटिश फार्मा कंपनीज़ है, यूरोपियन फार्मा कंपनीज़ है, वो कहती हैं कि इंडियन कंपनीज़ हमारा जो आईपी है, आईपीआर है, उसको चोरी कर लेती है। तो इसलिए ये जो असल में हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको ये चोरी कर ले रहे हैं, इसलिए इनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। फिर इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जहाँ जब तक यूरोप का पार्ट था ब्रिटेन, तब तक फाइटोसैनिटरी मेजर्स मतलब अगर आप फल यहाँ से भेज रहे हैं तो कहेंगे कीटनाशक बहुत ज़्यादा है, आप दूध बेच रहे हैं तो कहेंगे पॉल्यूटेंट है, हमारे इस टेक्निकल चीज़ के हिसाब से। तो उनको इंडियन गुड्स में ही अक्सर वो मिलता है, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ के मटेरियल में नहीं मिलता था, ऐसा माना जाता था। तो इस एग्रीमेंट के बाद बात की जा रही है कि शायद इंडिया को वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, तो इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है लेदर में, टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, इन फार्मा, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये इन दोनों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे अपना बायलैटरल ट्रेड बढ़ाया जाए। और ख़ास बात ये कि इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है कि अपना एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंचा दे 2028 तक। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा एम है बेसिकली। इसके बाद बात आती है टॉप्स की। टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसकी काफ़ी चर्चा रही थी हाल ही में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तब भी। तो हरियाणा के जो 2 गोल्फर हैं, दीक्षा डागर और जूडो का यश गंगास, उनको टॉप्स का पार्ट बनाया गया है। और टॉप्स, तो अब सवाल ये कि भाई टॉप्स में होता क्या है। 2014 में लॉन्च हुआ था टॉप्स, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये उन एथलीट्स को टारगेट करता है जिनका चांस बहुत ज़्यादा है कि वो ओलंपिक में मेडल ला पाएँ। तो इनके अंदर जो एलीट एथलीट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनको असिस्टेंस दी जाती है, एडिशनल असिस्टेंट एक 50,000 का स्टाइपेंड देगा, फॉरेन कोचेज़, इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल कैंप्स, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कंपीट कर पाएँ और इंडिया के लिए मेडल जीत पाएँ। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने इसको शुरू किया था, और कई एथलीट इस बार जो ओलंपिक में गए भी हैं उनको वो इसका पार्ट पहले से थे। तो ये जो 2018 में इसको रिवैम्प करके इसमें एक टेक्निकल सपोर्ट टीम भी जोड़ी गई है, और इसमें 2 गोल्फर हरियाणा से इस बार ऐड हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ओलंपिक के केस में इंपॉर्टेंट है, वो है मिशन ओलंपिक सेल, जो कि एक स्पेशल डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई है ताकि जो एथलीट्स हैं जो टॉप स्कीम के अंदर का चुने जाएंगे, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई उनको असिस्टेंस चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाए, जिसमें क्या प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, क्या किस तरह से उनको और सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में डेलिब्रेशन की जाती है। तो टॉप स्कीम और मिशन ओलंपिक सेल आपने जाना। अगली बात आती है साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी में विवाद है कि चाइना क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी का एक बड़ा रीजन जो है, ये रीजन यहाँ चाइना के आसपास का, ये पूरा उनका है, जिसे वो कहते हैं ये है हमारी 9 लाइन। इनका कहना हिस्टोरिकली एक ये रीजन हमारे राजाओं के अंतर्गत, हमारे एम्परर के अंदर हुआ करता था, तो ये पूरा समुद्री इलाका हमारा है। जबकि ये इलाके जो है इन पर ऑफकोर्स अगर अब चाइना यहाँ है, इतना बड़ा रीजन क्लेम कर रहा है, तो फिलीपींस, ताइवान, ब्रूनी, मलेशिया, ये तो इनके टेरिटोरियल जोन में आता है ना समुद्री, तो वो भी क्लेम करते हैं। तो इन सभी देशों के साथ चाइना का विवाद है साउथ चाइना सी में, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। तो साउथ चाइना सी कहाँ पर है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं क्या इसकी बाउंड्री है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ताइवान स्ट्रेट से लेके, इधर ताइवान स्ट्रेट है, फिलीपीन स्ट्रेट तक जो रीजन है वो है आपका ये आपका साउथ चाइना सी। इसी में फिर आता है लुजॉन स्ट्रेट जो फिलीपीनी सी के पास है, और ताइवान स्ट्रेट जो ऑब्वियसली इधर, इसके बाद तो ईस्ट चाइना सी स्टार्ट हो जाएगा, ये है साउथ चाइना सी, ये यहाँ पर आता है ताइवान स्ट्रेट। तो लुजॉन स्ट्रेट कहाँ पर है, ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है? अगर मैं नॉर्थ तो साउथ आऊँ तो ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से आइलैंड्स हैं? जैसे पार्सल आइलैंड,
स्कैलबर्ग आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड जिनमें विवाद है। तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन वाइज क्या है। अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएँ तो कौन सा आइलैंड पहले आएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाए तो कौन सा आइलैंड पहले आएगा, कौन सी कंट्री नॉर्थ टू साउथ आएगी, कौन सी कंट्री ईस्ट टू वेस्ट आएगी। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है, अगर आपको याद नहीं रहती चीज़ें तो खासतौर पे ऐसे जगहों पर, तो आप एक रेखा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए कि भाई ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए ऊपर पहले कौन सा आइलैंड आ रहा है, पहले पार्सल आइलैंड आ रहा है या पहले स्पार्टली आ रहा है, कौन सा आइलैंड आ रहा है। उस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएगा, जहाँ आपको अपना एटलस इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात हो गई साउथ चाइना सी की, जहाँ पर अलग अलग क्लेम है। जैसे मैंने बताया पार्सल आइलैंड जो सबसे ऊपर है उसमें क्लेम है चाइना, ताइवान, वियतनाम का। इसके बाद है स्पार्टली आइलैंड जहाँ क्लेम है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनेई और फिलीपींस का। स्कारबर्ग शॉल जिस पे क्लेम है फिलीपींस, चाइना और ताइवान का। और चाइना 2010 से चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, मतलब खुद से ज़मीन खोदकर या फिर कहीं से आके नकली आर्टिफिशियल आइलैंड बना जा रहा है, जिससे फिर वो क्लेम कर रहा है कि आइलैंड हमारा है, तो हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा जो टेरिटरी एरिया है वो बढ़ जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार इंडिया का एरिया है, तो इसीलिए जो इंडियन ओशन है उसमें और हिस्सा इंडिया के क्लेम के अंतर्गत आता है। लेकिन चाइना करना क्या चाह रहा है, अपने खुद के आइलैंड बना दे रहा है आर्टिफिशियल, ताकि वो एडिशनल क्लेम कर सके, जो कि उल्लंघन है किसका, अनक्लोज का। और यही यूएस ने भी कहा है कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत है, और ये अपनी इंपॉर्टेंस और अपना एरिया क्लेम बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करना चाह रहे हैं। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा, क्योंकि दुनिया का 1/3 शिपिंग जो है यहाँ से पास होती है। जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत ही सेंसिटिव रीजन है ये, और इसलिए चाइना भी इस पर लगातार क्लेम करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सारा के बारे में। सारा असल में सब एक्यूट रुमिनल एसिडियोसिस एक बीमारी है जो कि जानवरों में हो सकती है, अगर स्पेसिफिकली गायों में हो सकती है, अगर वो ज़्यादा मीठा पोंगल का खाना खा ले। तो ज़्यादा मीठा खाना खाने के बाद गायों में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सब एक्यूट रुमिनल एसिडियोसिस। तो मतलब एसिडिटी किसी को भी हो सकती है, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एसिडियोसिस की बात हो रही है। यानी सारा इज सब एक्यूट रुमिनल एसिडियोसिस, जो कि होती है बोविन मेटाबॉलिक डिजीज़, यानी गायों में हो सकती है। तो जब बहुत ज़्यादा चीनी से संलिप्त खाना गायों के पेट में जाता है तो उनके पेट में ज़्यादा फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी और एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिनसे कई उनको बीमारियां हो सकती हैं, जिसके लिए फिर उनको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उनके पेट के लिए। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड है। पूरी कहानी आपसे पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि सारा क्या है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए, सब एक्यूट रुमिनल एसिडियोसिस, क्योंकि पोंगल के टाइम न्यूज़ में रहा। तो एडिशनल स्वीट जो खाना है वो खाने की वजह से होता है, जब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनको खिलाने में तब। तो ये हो गई सारा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ISFR 2021 रिपोर्ट के बारे में, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये जो पहली बात कि कौन लेके आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2021 में जो ये आई है, ये 17वीं रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट जो थी 1987 में पब्लिश हुई थी। ये क्या करता है भाई, साल बाय साल आपको डेटा देता है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर किस तरफ मूव कर रहा है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को पता रख सके कि फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा या कितना घटा। तो यहाँ जो प्रमुख रूप से फॉरेस्ट है उनको कैटेगराइज किया जाता है 4 तरीकों में। एक वेरी डेंस फॉरेस्ट, देन देयर इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, देन देयर इज ओपन फॉरेस्ट एंड स्क्रब। वेरी डेंस जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, उनमें कैनोपी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से भी ज़्यादा होती है। जो मॉडरेट होते हैं उनमें 40 से लेकर 70 के बीच में होती है। जो ओपन होते हैं उनमें 40 से कम, 10 से ऊपर, और स्क्रब वो होते हैं जिनमें 10% से कम कैनोपी का कवर होता है। अब कैनोपी कवर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखिए जंगल में जब जो जैव विविधता है वो ज़मीन पर नहीं होती अक्सर। अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखें तो पत्ते और जंगल इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन तो ऐसे ही कवर्ड रहती है। तो वो कैनोपी के रीजन में ही सबसे ज़्यादा जो होता है वो वहाँ पर आप देखते हैं जैव विविधता या जो जानवरों की उपस्थिति होती है। तो इसीलिए जो इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इंडिया के जो एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट है, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट जिनमें कैनोपी कवर 70% से ज़्यादा हो। तो इस बार की जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर ग्रो हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। और इसके अलावा 5 स्टेट जिनमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लूज़ किया है किसी शहर ने तो वो है अहमदाबाद। इसके अलावा इंडिया में मैंग्रूव्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। लगभग 8 किलोमीटर उड़ीसा में मैंग्रोव कवर बढ़ा है, 4 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 3 किलोमीटर कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है वो किस राज्य का है, MP का है। उसके बाद अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।
ये बात हो गई इस रिपोर्ट की। एक चीज़ और दिखेगी, क्वालिटेटिव जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये भी देखा गया है फॉरेस्ट कवर का थ्रू आउट इंडिया, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिक फीचर्स थे इस रिपोर्ट के। अब बात करते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन की। एशियन क्लियरिंग यूनियन असल में एक ऐसी संस्थान है जो बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के द्वारा। ये करता क्या है कि जो देश आपस में अगर पेमेंट कर रहे हैं, मल्टीलैटरल पेमेंट कहीं किसी को करना है, तो किस तरह से उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हो गए या जो उनकी ट्रांसफर कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उनको सहयोग देके उनके अंदर और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाया जाए, उनके अंदर एक्सचेंजेस बढ़ाया जाए। इसके तहत जो है अलग अलग कंट्रीज़ जो है स्पेसिफिकली इस रीजन की, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इसका पार्ट है जो एशिया पैसिफिक के हैं, और उसमें इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तेहरान में। तो काफ़ी पुरानी संस्था है और कोशिश ये करती है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो किस तरह आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो या ट्रेड हो, ये सब कर पाती हैं। तो $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसी के अंतर्गत भारत ने किसके साथ किया है, श्रीलंका के साथ। और $500 मिलियन जो सेटलमेंट करनी थी एशियन क्लियरिंग यूनियन के साथ, उसको अभी डिफर कर दिया है कुछ समय के लिए, ताकि श्रीलंका को थोड़ा समय मिल सके। किसके केस में हुआ ये, श्रीलंका के केस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और जो एक हम देख रहे थे ड्यू थी सेटलमेंट एशियन क्लियरिंग यूनियन की, उसको इंडिया ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो अब पहली बात, करेंसी स्वैप होता क्या है। करेंसी स्वैप मतलब लेट्स से दो देश हैं, इंडिया श्रीलंका, काफ़ी ट्रेड आपस में होता है। श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति बहुत ख़राब है, उनके पास डॉलर्स नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उनकी इकॉनमी ख़राब हो सकती है, तो वो कुछ डॉलर्स लेके आए कि भाई ये लीजिए $1 मिलियन, और जो इंडियन करेंसी होती है इसके बदले में आज जो रेट है उसी रेट पे हमें उतने रुपए दे दो, तो इंडिया उनको उतने रुपए दे देगा। और जब भी श्रीलंका चाहे तो वापस आकर इंडियन करेंसी लेके आएगा, वो करेंसी उनको देगा, उनके बदले में उनसे US डॉलर ले लेगा। तो उससे होगा ये कि श्रीलंका को ये टेंशन नहीं होगी आज जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले इतनी है, लेट्स से आज अगर डॉलर $50 का मिल रहा है मान लीजिए, जब आपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया श्रीलंका ने कि $1 मिलियन दिए और $50 उसके हिसाब से इनको फिर रुपये मिल गए, $50 पर डॉलर के हिसाब से, फिर ये इंडिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उनको डर लग सकता है कि भाई बाद में हो सकता है डॉलर की स्थिति और मजबूत हो जाए और रुपया $100 का $1 आए, तब तो जो वो पैसा वापस करके जब अपना डॉलर लेंगे तो उनको कम मिलेगा। तो खास बात यह है कि ये नियम होता है कि नहीं, जिस रेट पे आप ले रहे हैं इसी रेट पे आपको US डॉलर्स में बाद में हम स्वैप कर देंगे, यानी एक्सचेंज कर देंगे। तो इससे होता ये है कि जब ये लोग आपस में व्यापार करेंगे रुपए में, इंडियन रुपीज़ में वो खरीदेंगे बेचेंगे, तो इंडिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे और कोई करेंसी एक्सचेंज रेट पर उनके असर नहीं पड़ेगा और ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये फ़ायदे का सौदा होता है जब आप सेम देश की करेंसी में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि आपको कितना इसमें याद है। आइलैंड इन साउथ चाइना सी नॉर्थ टू साउथ, पार्सल आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, कॉर्बोगा शोल। कथक इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक। लोक अदालत अवार्ड इज मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नॉन बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्म फोर्सेस ने किया था टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से तेलंगाना ग्रोइंग द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। बताइए क्या इसका आंसर है। तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही है। मोस्टली इनमें सारी स्टेटमेंट फॉल्स थी, दूसरा सही था क्योंकि कथक हिंदुस्तानी म्यूजिक पर है और ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।